अभय जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ा है, रिसर्च भी की है और ये भी अपना थोड़ा परिचय देते हुए अपनी बात को रखेंगे। अभय जी शुरू कीजिए। जी आचार्य जी नमस्ते। और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्ते। मैं एक्चुअली 16-17 साल के एज में ही जब मैं रजनीश कृष्णमूर्ति ये सबको पढ़ना शुरू किया तो पता नहीं अंदर से कुछ हुआ कि यार मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो जी अब आत्मा ऐसी चीज है कि अब ये सबके अंदर आत्मा है, जैसा कि अध्यात्म कहता है भाई सबके अंदर आत्मा है। तो मेरा जी सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से हुआ कि भाई सबके अंदर आत्मा है तो मैं अपने आत्मा को भी मैं भी अनुभव करूंगा। ठीक है। अब जैसे ओशो जी अनुभव कर रहे हैं, रजनी कृष्णमूर्ति अनुभव कर रहे हैं, चाहे कृष्ण और गौतम बुद्ध अनुभव कर रहे हैं, कबीर दास जो कि एक मतलब अनपढ़ इंसान जिनको मसीह कागज छुओ नहीं बोलते हैं, तो वे जब अनुभव कर सकते हैं अपनी आत्मा को या परमात्मा को, जिसके बारे में जी हमारा धर्म दर्शन अध्यात्म इनकी बातें करता है, तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। तो मैंने भी पढ़ना और अपने अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करना, अपने अंदर अनुभव करना, अपने माइंड को, अपने अंदर की शांति को, ये सब शुरू किया। और जी फिर मुझे अंदर से इतनी इच्छा हुई कि जैसे सभी लोगों ने, इन लोगों ने जैसे अपने विचार शेयर किए, उस तरीके से मैं भी अपना विचार भाई शेयर करता हूँ। और उस सिलसिले जी में मैंने 4 किताबें लिखा, जिसमें पहली पुस्तक का नाम था खुद फैसला करो दोस्त, फिर हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल, फिर यस वी कैन चेंज इंडिया फॉर टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा। एक किताब मेरे सामने भी है, ये हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल। तो इस तरीके जी से मैं अपने अनुभव को इन पुस्तकों में शेयर किया। और उसके जैसा कि मैं एक किताब में बेंजीन मॉलिक्यूल से, मेरे सामने पीछे बोर्ड में भी मैं एक बेंजीन मॉलिक्यूल बनाया हूँ, और आपके दर्शकों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ एक अपने ब्लैंकेट पे ऐसा बना के भी रखा हूँ, ताकि कुछ एक्सप्लेन करना हो तो करूँगा। तो मैंने, जी जैसा कि आप देख रहे हैं, बेंजीन मॉलिक्यूल को मैं, इसके एक एटम को मैं माइंड से, ब्रेन से कंपेयर किया हूँ, और इसके बेंजीन रिंग को जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको सोल से कंपेयर किया हूँ। और बाकी ये सब जो ऑर्गन्स है, जैसे कि ये दोनों ऊपर हाथ हो गए, नीचे 2 पैर हो गए, ये हमारा नीचे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये जो कार्बन एटम्स है 6 कॉर्नर पे, ये सबको किडनी, लीवर, ये सबसे हार्ट, ये सबसे कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली एक ये बोलते हैं ना कि एक सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए ह्यूमन बॉडी का जो माइंड और सोल का जो रिलेशनशिप है, उसको समझने के लिए मैंने इस तरीके से कंपेयर किया। और इसका सच पूछे तो इसका जो आइडिया है वो मुझे, जब मैं खुद आईआईटी की तैयारी कर रहा था, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, जब मैं खुद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहा था, उसी समय कुछ आइडिया ये सब आने लगे, क्योंकि उसी जी समय मैं स्पिरिचुअलिटी की भी किताबें पढ़ रहा था। तो फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, उसके आइडियाज, मतलब साइंस के भी आइडिया चल रहे हैं, इधर स्पिरिचुअलिटी के भी आइडिया चल रहे हैं। तो दोनों आइडिया मिलके खिचड़ी बना, और वो खिचड़ी इस कॉन्सेप्ट के रूप में आया, जिसको मैंने अपने क्या। पुस्तक में भी लिखा हूँ। हाँ जी जी। तो इस तरीके से मेरा जर्नी शुरू हुआ। फिर लिखने के बाद यूट्यूब पे भी आ गया चेंज इंडिया के नाम से। चेंज इंडिया का बेसिक पर्पस सच पूछिए तो मेरा एक टैग लाइन है कि भूख से लेकर भगवान तक जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सभी प्रॉब्लम्स के बारे में मैं जागरूकता फैलाना चाहता हूँ, एक दोस्त के नाते। मैं कोई गुरु और बाबा, कोई आचार्य नहीं हूँ, मेरे नाम के नीचे हमेशा दोस्त लिखा रहता है। तो मैं एक दोस्त के जी नाते किसी से भी ओपनली बात करता हूँ, प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो ये मेरा पर्पस है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, जो कुछ भी समस्याएं हैं, रिश्ते नाते में समस्याएं, गड़बड़ियां, हर एक चीज के बारे में मैं अपने चैनल चेंज इंडिया पर बातचीत करता हूँ। तो भूख से लेकर भगवान तक कुछ भी प्रश्न आप पूछ सकते हो, और मैं अपना बेस्ट ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के आधार पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जी, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। बाकी आप प्रश्न पूछिए। ये जो आपने संबंध किया है आत्मा का साइंस के साथ, अध्यात्म का, इसको थोड़ा सा बता दें जी, हमें कि ये आपने आपस में इसको जोड़ा कैसे है, हम क्या करें इसमें, हमारे लिए क्या काम आएगा, वो चीज बताएं।
हाँ, इसको सर मैं ऐसे जोड़ा हूँ कि देखिए हमारा बॉडी भी लगभग इसी तरह का एक एक मास है, और इस मास के अंदर में एनर्जी है। तो ये जो एटम्स हैं इनको मैं मास के रूप में देख रहा हूँ, ठीक है। और इसके जो एक्चुअली एटम्स के अंदर भी एनर्जी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मास है। तो एटम्स के अंदर भी एनर्जी है, हमारे पूरे बॉडी में एनर्जी है। ये जो मैं हाथ दिखा रहा हूँ, अपना पूरा शरीर दिखा रहा हूँ, ये पूरा शरीर का एक एक सेल एटम से बना हुआ है। ये सब हम जानते हैं, जो भी साइंस पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं। तो हर एक पार्ट में, हर एक सेल में एनर्जी है, हर एक सेल एटम से बना हुआ है। तो इस बॉडी के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को मैं जैसा कि अध्यात्म की किताबें भी मैंने जो पढ़ी, तो वहां पे मुझे ये बताया गया कि जो हम अपने अंदर जो शांति अनुभव करते हैं, वही शांति हमारी आत्मा है। मतलब हमारी आत्मा का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो शांति है, इनर पीसफुलनेस है, या साक्षी भाव है, वाचफुलनेस, इस तरीके का शब्द आप देखेंगे अध्यात्म में प्रयोग करते हुए। तो उसी शांति को मुझे लगा इस बेंजीन मॉलिक्यूल से बहुत ही क्लियरली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के अंदर भी स्पेस है, शांति है। और जब हम इस माइंड में जो कि हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के, चाहे वो खुशी और गम के विचार हों, चाहे कोई परेशानी हो, चाहे कोई अच्छा मोमेंट हो, हैप्पीनेस का हो, चाहे शौरों का, इसी तरह के मोमेंट चलते रहते हैं, या कुछ प्लानिंग चलते रहता है, कुछ ड्रीम चलते रहते, कुछ डिजायर चलते रहे, और हमारे माइंड में तो और कुछ चलता नहीं है। चाहे वो पैसा का हो, पावर का हो, प्रेस्टीज का हो, कुछ रिलेशनशिप में अप डाउन हुए हैं वो सब हो, तो ये सब चलते रहते हैं। या शेयर मार्केट में हम इंटरेस्टेड हो तो वो सब चलते रहेंगे। तो जो कुछ भी हमारे ब्रेन में चलता है, उसको एक यहाँ पर जो एटम है, ऊपर का एटम, इस एटम से रिप्रेजेंट किया हूँ कि ये हमारा ब्रेन है। और इस ब्रेन में जो भी एनर्जी मूवमेंट हो रहा है, देखिए इस ब्रेन में एक्चुअली नॉट ओनली ऑडियो वीडियो और माइंड और थिंकिंग चल रहा है, बल्कि उसके अलावा इस ब्रेन के थ्रू हमारा पूरा बॉडी का भी कंट्रोलिंग चल रहा है। मतलब बायोलॉजिकल जो भी एक्टिविटी है, वो भी एक्टिविटी का कंट्रोलिंग यहाँ से चल रहा है। लेकिन मेरा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो हमारे बॉडी में जो कुछ भी एक्टिविटी चल रहा है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो हमारे ब्रेन में जो कुछ भी थिंकिंग चल रहा है, वो सब भी, वो सबको बेसिकली मैं कहता हूँ हमारा सोल, ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग कंट्रोल करता है। इस बेंजीन रिंग का भी एक पार्ट है या हमारा माइंड। मतलब हमारे ब्रेन में जो कुछ भी थिंकिंग चल रहा है, वो थिंकिंग भी हमारे सोल का एक पार्ट में चल रहा है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिक जो कंट्रोलर है वो हमारा सोल है, ना कि हमारा ब्रेन है या माइंड है। तो इस तरीके से मैं इस मॉलिक्यूल को हमारे बॉडी के रूप में देखता हूँ। जी, आप भी एक आचार्य हैं, आपको भी इस चीज का अनुभव हुआ होगा, तो आप भी इस बारे में कमेंट कर सकते हैं कि मैं अगर कुछ गलत बातचीत कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, तो आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। जी आचार्य जी। जी, और कुछ या यहीं तक कहना था आपको? और कुछ भी इसके बारे में बताना हो और गहराई से कि ये आपने बताया है, ये हमारे मेडिटेशन में क्या काम करेगा, हम क्या सोच के पहुंचे वहां पे? हाँ, वेरी गुड। मेडिटेशन में आप भी बैठते होंगे। मेडिटेशन में होता क्या है कि हम बेसिकली थॉटलेस होने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन में हम अपने थिंकिंग को देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मेडिटेशन में जैसे गौतम बुद्धा ने जो टेक्निक बताया है, वो बोलते हैं आप अपने श्वासों पर ध्यान दो, श्वास जो आ रही है जा रही है। तो वो श्वास पे आने जाने को देखने का बेसिकली पर्पस ये है कि आपके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, आपका ध्यान वहां से हट के आपके सांसों, और सांस पर जब जाएगा तो सांस में कोई थिंकिंग नहीं है। सांस एक हवा है जो नाक से जा रही है और नाक से बाहर निकल रही है। तो गौतम बुद्धा एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो ध्यान है थिंकिंग से, यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है, ऑडियो वीडियो क्लिप्स या ऑडियो वीडियो फॉर्म में कुछ एनर्जी जो मूवमेंट हो रहा है, उस एनर्जी से आपका ध्यान हटकर यहाँ नाक के थ्रू जो हवा आ रही है जा रही है वहां पे चला जाए। या कोई कहता है कि कोई दीपक पे ध्यान दो, या आंखें बंद करके कोई बोलता है दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उस पर उसको देखो। तो ये देखने वाला कौन है? ये देखने वाला मैं कहता हूँ ये बेंजीन रिंग है, ये हमारा
शोल है, इसी को मैं शोल कर रहा हूँ। जो हमारे अंदर वाचर है, जो देखने वाला है, जो साक्षी भाव है, वो साक्षी भाव हमारा शोल है। तो मेडिटेशन की अवस्था में हम धीरे धीरे ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जब हमारा ब्रेन में जो थिंकिंग है, जो ऑडियो और वीडियो के रूप में चलते रहता है, वो धीरे धीरे शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसके लिए अध्यात्म में नो माइंड स्टेट बोला जाता है, थिंकिंग लेस स्टेट बोला जाता है। तो उस स्टेट में हम जब चले जाते हैं तो वही स्टेट हो जाता है मेडिटेशन या ध्यान की अवस्था। या उस अवस्था में अगर बहुत ज्यादा देर तक आप बैठते हैं, लाइक आधा घंटा बैठ गए या 1 घंटा बैठ गए, तो मैं उस अवस्था को समाधि की अवस्था कहते हैं, जिस अवस्था में आप अपने अंदर एक पूरे यूनिवर्स के साथ, मतलब आपके चारों तरफ जो कुछ भी है, उस शांति के साथ आप एक एकत्व के भावना फील करते हैं, एक इंटीग्रेशन का भावना फील करते हैं। उस इंटीग्रेशन के लिए हिंदी में वननेस, इंग्लिश में वननेस शब्द है, हिंदी में आई थिंक एकत्व में शब्द दे रहा हूँ। तो इस तरह का आपके अंदर एक फीलिंग आता है समाधि की अवस्था में। और उस अवस्था में बैठने से ये भी मैं कहूंगा कि आपके अंदर एक नेचुरल अवेयरनेस आता है, एक नेचुरल समझ आता है, एक आपके लाइफ में एक स्थिरता आती है, एक सेंसिबिलिटी आती है। मतलब एक आप अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। उस अवस्था में जाने के बाद आपके अंदर जो समझदारी पैदा होती है, उस समझदारी का ऐसा प्रभाव होता है कि आप फिर किसी के साथ झूठ बोलना आपको अच्छा नहीं लगेगा, किसी के साथ कुछ गलत करना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी। जैसे कि ये लोग जो गौतम बुद्ध हुए, चाहे और भी जो व्यक्ति हुए, महावीर हुए, ये लोग कुछ कमांड दिए हैं, चाहे मोहम्मद साहब कुछ कमांड दिए हैं, चाहे जीसस साहब कुछ कमांड दिए, साहब मैं बोल रहा हूँ, साहब नहीं बोलना चाहिए, जीसस जी कुछ कमांड दिए हैं। तो ये लोग कमांड क्या दिए हैं? जैसे कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, मतलब जो कुछ भी हमारे समाज में जिसको गलत समझा जाता है, या दारू शराब मत पियो। तो ये सब जो चीजें बोला गया है, वो चीज आप नेचुरली वैसा जीने लगते हो जीवन। फिर उस समय आपको झूठ बोलना अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये दारू पीना अच्छा नहीं लगेगा, किसी को चीट करना अच्छा नहीं लगेगा। तो नेचुरली आप वैसे जिंदगी जीने लगते हैं। ये प्रभाव होता है उस अवस्था में जाने के बाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब यदि कोई जुड़ना चाहता है हमारे साथ, तो मैंने लिंक भेजा है, उसमें जुड़ करके अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। और जब तक कोई नहीं जुड़ता तब तक मैं आपसे थोड़ी बातचीत करता हूँ। एक तो आपने कबीर जी को अनपढ़ बताया, तो अनपढ़ शब्द को थोड़ा परिभाषित करें कि किस आधार पर अनपढ़ हुए। अनपढ़ तो उसको कहते हैं मंदबुद्धि को। जी 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 देखिए, कबीर दास को मैं संभवतः जितने भी इस धरती पे आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति पैदा हुए हैं, उन सब में सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, इस चीज पे ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। और कारण यही है कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी बंदा है, बहुत ही ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल उनकी है। मतलब कपड़े बुनना और मतलब कोई गलत काम नहीं करना, बहुत ही सिंपल। जैसे कि आज के गुरु और बाबा को देखेंगे, इवन आचार्य प्रशांत को मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ। अभी रिसेंटली जाया किशोरी की घटना घटी कि वो 2-3 लाख का डायर कंपनी का बैग यूज कर रही है, और अब बोलती है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। तो सभी गुरु को देख लीजिए, हमारे देश में जितने भी गुरु हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं बहुत सारा पैसा कमाएं, बहुत सारा वेल्थ कमाएं और बहुत एक लग्जरियस लाइफ जिए। और ये लोग जब बात करते हैं सिंपल लाइफ की और हाई थिंकिंग की, तो इनके कथनी और करनी में कितना फर्क है। मैं बिल्कुल भी इसी कारण इन सबको मैं बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ। और इसी संदर्भ में आप कबीर दास को देख, इवन रजनीश को भी मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। यार, रजनीश जैसा व्यक्ति गौतम बुद्धा के बारे में बात करने लायक नहीं है। गांधी जी बात कर सकते हैं क्योंकि वो सिंपल लाइफ जिए, तुम कैसे बात कर सकते हो? इवन आचार्य प्रशांत को ही बोलता हूँ, तुम कैसे बात कर सकते हो गौतम बुद्धा और कबीर दास के बारे में? कबीर दास के बारे में वही बात कर सकता है जो सिंपल लाइफ जीता है, वैसा लाइफ जीता है जो मतलब सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग, कबीर दास के जैसा।
तो कबीरदास को मैं अनपढ़ इस संदर्भ में कह रहा हूं कि उनके पास कोई किताबी ज्ञान नहीं था। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करके एक ह्यूमन बॉडी को एक बेंजिन मॉलिक्यूल से कंपेयर कर रहा हूँ। कबीरदास को आप बोलोगे कि ऐसे कंपेयर कर दो, तो कबीरदास नहीं कंपेयर कर पाएंगे, उनको ये सब का नॉलेज नहीं था। वो बल्कि पढ़े, वो तो खुद उनका स्टेटमेंट है ना कि मसीह कागज छुओ नहीं, मैंने कागज कॉपी छुआ नहीं, मैं स्याही छुआ नहीं, मैंने कुछ लिखा पढ़ा नहीं। ये उनका स्टेटमेंट है, मैं थोड़ी जो बोल रहा हूँ ये उनका स्टेटमेंट है। तो होता क्या है ऐसे व्यक्ति के साथ कि उनके माइंड में जो ऊपर ये इस एटम से तुलना किया हूं ब्रेन का, उनके माइंड में ये सब नॉलेज नहीं है। क्योंकि कबीरदास कुछ 500 साल या 600 साल पहले पैदा हुए, 500 आई थिंक अप्रोक्स। तो उनके पहले तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा ज्ञान देके गए, लाइक कृष्ण ज्ञान देके गए हैं, गौतम बुद्ध ज्ञान देके गए हैं, और भी शंकराचार्य और भी बहुत सारे गुरु और बाबा आचार्य ज्ञान देके गए हैं। तो उन्होंने शायद किसी के भी ज्ञान को इतना ज्यादा पढ़ा तो नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो सुना ही होगा। शायद उनके कोई गुरु थे, रामानंद सागर उनका कुछ नाम था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ठीक से। तो उन्होंने कुछ सुनाया होगा, लेकिन ये खुद किताब रख के किसी का किताब पढ़ना ये सब वो नहीं किए हैं। किताब लिखना तो दूर की बात है, वो पढ़े भी नहीं है। तो इस संदर्भ में वो खुद चूंकि बोल रहे हैं कि मैं अनपढ़ हूं, तो मैं इसलिए अनपढ़ उनको बोल दिया। बाकी भले ही उनके माइंड में नॉलेज नहीं है, लेकिन उनके सोल में हाँ जी, आपका नेटवर्क थोड़ा हल्का रह गया है, आप फिर से आए। और मैंने इसमें लिंक भेजा है, जो भी जुड़ करके इनसे प्रश्न पूछना चाहता है वो पूछ लें। इन्होंने तो कबीर जी को थोड़ा माइंडलेस भी बोल दिया है, तो शायद इनको शब्दों के बारे में पता नहीं चल रहा। आप फिर से एक बार। हाँ जी, आचार्य जी कनेक्ट हो गया जी। हाँ आचार्य जी, मैं बता रहा था कि भले ही कबीरदास जी के माइंड में बहुत सारे डाटा नहीं है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि आज के टाइम पे आप देखेंगे गूगल में डाटा भरा हुआ है, हर एक चीज के बारे में गूगल पे इंफॉर्मेशन है। तो कबीरदास के माइंड में भले ही इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके ब्रेन में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो अनुभव कृष्ण को हुआ है, जो अनुभव गौतम बुद्ध को हुआ है, जो अनुभव गुरु नानक जी को हुआ है, वो सब कुछ अनुभव कबीरदास को हुआ है। और इसलिए उनके अंदर से जो वाणी निकलती है उस अनुभव के आधार पर निकलती है, ना कि किसी डाटा के आधार पर निकलती है, ना कि भागवत गीता के आधार पे, ना ही पुराण के आधार पे, ना ही वेद के आधार पे, ना ही कोई भी धार्मिक पुस्तक के आधार पे उनके वाणी नहीं निकलती है। उनकी ये अपना अनुभव है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भाया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित है। ये उनका अपने अंदर का भाव है जिसको शब्द दे रहे हैं। तो इस सेंस में मैं बोल देता हूँ। और बाकी कबीरदास को मैं काफी इज्जत करता हूँ, सच पूछी तो। जैसा कि मैंने बोला, इस धरती पे जितने भी गुरु बाबा और आचार्य हुए हैं, भगवान हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा मैं कबीरदास को रिस्पेक्ट देता हूँ जी। चलो, मैं ये कहना चाह रहा था जी, जो आत्मा के अंदर ज्ञान है, वो जो आपने कहा कि माइंड में ज्ञान नहीं है, लेकिन आत्मा में ज्ञान था। जो आत्मा में ज्ञान था वो उनके पास कहाँ से आया? जब उन्होंने यहाँ करके हासिल नहीं किया, तो जो आत्मा में ज्ञान लिया वो कहाँ से लिया? थोड़ा हमें बता दें। जी 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 आचार्य जी, एक्चुअली हुआ यूं होगा कि देखिए, रामानंद चाहे उस समय के जो भी गुरु होंगे, चाहे उन्होंने लाइफ को जिस तरीके से देखा होगा, क्योंकि लाइफ से भी तो हम बहुत सारा चीज सीखते हैं। ये जाति धर्म की बातें, ये बड़ा है, ये छोटा है, हम ये जाति छोटा है, ये क्षुद्र जाति है, ब्राह्मण जाति है, तो इन सब चीजों को वो बहुत ही एक मिनट, आप बात को लंबी मत करा करो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लाइफ से ही सब कुछ सीख रहे हैं तो फिर मेडिटेशन की तो आवश्यकता रही नहीं। आत्मज्ञान के लिए अगर संसार को देख करके ही सीख जाएंगे तो फिर ध्यान की क्या आवश्यकता रही? फिर अंतर्मुखी होने की तो आवश्यकता नहीं रही। नहीं, ध्यान की अवस्था का ये फायदा होता है कि आपके अंदर जो शांति बढ़ती है, आपकी एनर्जी जो क्रिस्टलाइज होती है, सांद्रित होती है, उस सांद्रण से, उस कंसंट्रेशन से आपके अंदर एक नेचुरल अवेयरनेस क्रिएट होता है, और वही क्रिएट कबीरदास के अंदर हुआ है। इसलिए मैं ध्यान को महत्व देता हूँ जी।
चलो मैं आपकी बात को अपनी तरफ से करता हूँ पूरा, कि जो कबीर जी की आत्मा में ज्ञान था वो उनका पिछले जन्मों के आधार पर था, और जो पिछले जन्मों में उनके साथ सूक्ष्म शरीर आया है ना, मन बुद्धि अहंकार, उसी के अंदर वो ज्ञान जी था। जी मतलब उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि वो हल्की सी झलक देख करके बहुत कुछ सीख जाते थे। तो ये आपका कहना कि उनका माइंड नॉलेज लेस था, ऐसा नहीं है। आप ये कहते कि किताबी ज्ञान उन्होंने आकर के नहीं लिया, लेकिन उनकी बुद्धि काफी शार्प और सूक्ष्म थी, जो हर विषय को बारीकी से ऑब्जर्व करती थी। तो यहाँ पर उनकी बात अब ठीक हो गई, ये प्रश्न अपना यहाँ पे ठीक हो गया। आप मेरी बात से सहमत हैं तो इसको हम ठीक करते हैं, नहीं तो और कुछ आप मुझे बता सकते हैं। और अगला मैं प्रश्न आपकी मैं बात आपसे कर रहा। जी मैं आचार्य जी, मैं आपके इस स्टेटमेंट में बस थोड़ा सा करेक्शन करूंगा कि आत्मा जी में ज्ञान नहीं होता है, या ज्ञान से ज्यादा अच्छा होगा शब्द अनुभव कहना। जो अब बाकी आपकी बातें सब कुछ सही है, बाकी आपने पूर्व जन्म की जो बात किया, सूक्ष्म शरीर की बात किया, उस बात से भी मैं सहमत हूँ कि निश्चित रूप जी से उनके पास अपना पास्ट लाइफ का एक एक्सपीरियंस आया है, और उसी एक्सपीरियंस के से उनके अंदर सूक्ष्म दृष्टि पैदा होती है सभी चीजों को अपने तरीके से देखने का। जी मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। चलो ठीक है, ये बात तो यहाँ पर अब पूरी हो गई है। अब अगली एक और बात थी कि आप कह रहे थे कि बैग यूज करते हैं, बहुत महंगा बैग यूज करते हैं। तो ये तो स्वतंत्रता को छीनने वाली बात नहीं हुई कि कोई व्यक्ति, उनकी इच्छा है, उनको अधिकार है कि वो महंगी से महंगी चीज ले या सस्ती से सस्ती चीज ले। अब मैं यदि ये कहूँ कि आप गाड़ियां कम यूज करो लेकिन खुद गाड़ी में चलूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मुझे साधन यूज करने की आवश्यकता नहीं है। अब उनको जो आवश्यकता लगी वो कर रहे हैं, तो इसमें दोष कहाँ है, ये पूछना चाह रहा था। हाँ, दोष इसमें ये है सर कि आप खुद उस चीज को यूज कर रहे हो, खुद भोग विलास वाला जीवन जी रहे हो, लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, और दूसरे को आप सिंपल लाइफ जीने के उपदेश दे रहे हो। तो ये हाइपोक्रेसी नहीं हुआ? नहीं, आपने अपनी तरफ से डिसाइड किया कि लाइफ कैसी है। उनकी लाइफ में शांति है और वो शांति की ही लाइफ के लिए बोल रहे हैं। अब जिसके पास 100 रुपए है उससे कहा जाएगा कि 100 रुपए के हिसाब से आप सुख प्राप्त करो, जिसके पास 1000 रुपए उससे कहा जाएगा कि 1000 रुपए के हिसाब से आप सुख प्राप्त करो। तो ये तो सुख प्राप्त करने के अपने अपने ढंग हैं। मजदूर भी सुख प्राप्त करता है, राजा भी सुख प्राप्त करता है। तो सुख प्राप्त तो आंतरिक इच्छा है उसमें। अब राजा सिंहासन पर बैठा है तो आप कह दो कि ये तो गलत बात है, अपनी प्रजा को भी यहाँ पर बैठाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या तो इसका कोई और हमें बात बताएं। तो ये बात तो बैठी नहीं की, ये तो उनकी स्वतंत्रता है। वो किसी को बोल रहे हैं भाई बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब साधारण लाइफ का मतलब सुख से है। जिसको जहाँ सुख मिल रहा है वो ठीक है। अगर सुख गलत तरीके से है, भाई उन्होंने बैग चोरी करके लिया तो हम माने भाई गलत लिया। अब उन्होंने अपनी इनकम से बैग लिया है, वो उनका अधिकार है, उसमें तो कोई दोष नहीं है ना। तो आप या तो इसको ठीक करें या फिर आप फिर कुछ और कहना चाहते हैं तो वो मुझे बताएं। जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप दूसरे को क्या ज्ञान दे रहे हो। दूसरे को मान लो आप कथा सुना रहे हो और उस कथा को सुना के उनसे आप लाखों रुपये ले रहे हो, और उनको कथा में सुना क्या रहे हो कि आपको पैसे से मोह नहीं करना चाहिए, आपको सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो ये आप मतलब फिर क्या सुना रहे हो? ऐसे सुना रहे हो और आप खुद वैसा लाइफ नहीं जी रहे हो। लेकिन कबीर दास के लाइफ में ऐसा नहीं है, वो जो लाइफ जी रहे हैं वही चीज बोल भी रहे हैं। कबीर दास जी को तो संत की उपाधि मिल चुकी है, लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने संत की उपाधि थोड़ी ली है। आप समझो मेरी बात को। किसी को, एक मिनट बात सुनिएगा, किसी को रोहतक जाना है और वो मुझसे रास्ता पूछता है, जी रोहतक का रास्ता क्या है, तो मैं उससे कहूंगा यहाँ से ट्रेन जाती है, आप उसमें बैठ करके रोहतक जाएं। लेकिन मैं खुद जा रहा हूँ गाड़ी से, तो ये थोड़ी कहेगा कि आप खुद गाड़ी से जा रहे हैं, मुझे ट्रेन से भेज दिया। तो ये तो बात गलत होगी ना। अब वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो उस रास्ते पर चले ना चले वो बात अलग है। उन्होंने ये कहा कि मैं भी चलूंगी या फिर मैं चलती हूँ, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि ये सैद्धांतिक बातें हैं। अब कोई व्यक्ति किसी को
ओलंपिक के लिए तैयार करता है, तो क्या वो स्वयं ओलंपिक खेलता है? नहीं खेलता। कोई भी कोच ऐसा नहीं है जो ओलंपिक जाकर के खेल रहा हो, लेकिन वो तैयार तो कर रहा है ना, वो उसको पता है कि ये रास्ता है, आप अपनाओ, मैं भी अभ्यास में हूं। तो अब कोई अपने पैसे से यदि सामान लेकर के प्रयोग करता है तो वो गृहस्थी है, सांसारिक है, उसका अधिकार है। हाँ, वो छीन झपट करता है तो बात गलत है। तो ये बात अभी भी समझ में नहीं आई। अगर आप ये कहते हो कि कथनी और करनी में अंतर है, उन्होंने ये कहा हो किसी ने भी कि मैं जो है चोरी नहीं करती और चोरी कर ली हो, जैसे कोई ये कहे कि नशा सबके लिए बैन है और वो नशा करता हो, तब तो आप मानो, क्योंकि नशा सार्वभौमिक यूनिवर्सल लॉ है कि ये सबके लिए गलत है। लेकिन किसी वस्तु को खरीदना, अपनी सुख सुविधा के लिए उपयोग में लाना, तो वो तो यूनिवर्सल लॉ में ही है ना कि आप अपनी अपनी इच्छाओं से सुविधाओं को बरतें। इसमें कहाँ दोष आता है? अगर इस तरह से दोष दिखा करके हम कार्य करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? स्वतंत्रता को छीनने का अधिकार थोड़ी है। गलत चीज में स्वतंत्रता नहीं होती, लेकिन सही चीज में तो होती है ना। अब जैसे कोई कोई बोलता है कि ये किसान तो BMW में घूम रहे हैं, अब किसान का BMW में ना घूमने का कहाँ पे ऐसा प्रावधान मिलेगा? ऐसी बातें बहुत सारी सुनने को मिलती हैं। कोई साधु सन्यासी यदि अच्छे कपड़े पहन रहा है तो उसको ये कहेंगे ये कहाँ से पहन रहा है, उसको पूरा अधिकार है पहनने का। अगर उसके आचरण में कोई दोष है, वो सत्य नहीं बोलता, वो चोरी करता है, हिंसा करता है, तो कहेंगे कि भाई ये तो इस श्रेणी में आता ही नहीं। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आई। सबको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है, जो वस्तुएं हैं उनको प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है। इसी को साधारण जीवन कहते हैं। साधारण जीवन आवश्यकता से कम त्याग को नहीं कहते, जितनी आवश्यकता हो उतनी पूर्ति करें, उसको ही तो कहते हैं जी। अब आप कह दो कि अगर दूसरा आदमी दलिया खा रहा है तो तुम दाल मत खाओ, तुम दाल नहीं खाते तो उसको भी दाल मत खाने दो, ये नहीं होता। दलिया भी ठीक है, दाल भी ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाए कि ये मांस नहीं खाना और स्वयं मांस खा रहा है, तो मांस का ना खाना यूनिवर्सल लॉ है। शास्त्र कहते हैं कि मांस नहीं खा सकते, लेकिन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए हमारे शास्त्र प्रॉपर कहते हैं, और खासकर गृहस्थी को कहते हैं कि आप गृहस्थी अच्छे से उपयोग करके प्रयोगशाला करें और जानें। जब तक आप नहीं जानोगे तो अपने बच्चों को कैसे बताओगे? तो आप पहले से ही कटती कर दो कि ये चीज नहीं लेनी, ये चीज नहीं। निषेध गलत चीज का है, सही चीजों का प्रयोग किया जाएगा, दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। मान लो किसी ने बड़ी गाड़ी ली और हवाबाजी करने लग गया, एक्सीडेंट कर दिया, ये दुरुपयोग है। बड़ी गाड़ी लेता है, ड्राइवर भी रखे और आराम से जाए, आराम से आए, सहूलियत में रहे, उसका अधिकार है। चाहे वो संत हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, दोनों बड़ी गाड़ियों में जा सकते हैं। ये विधान कहीं भी नहीं है कि कोई अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए अपने साधनों को ना बढ़ाए। तो आप इस बात से सहमत हैं? तो फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलें, नहीं तो और थोड़ा हमें बताएं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री यही कर रहा हूँ कि दूसरे को आप बोल रहे हो सिंपल लाइफ जीने के लिए, भोग विलास से दूर रहने के लिए, और खुद वैसा लाइफ जी रहे हो, तो ये मतलब ये आपको सही लग रहा है? मतलब आपके कथनी करनी में फर्क है। और उस और आपने भोग विलास को परिभाषित तो कर दो। क्या उसको खाना नहीं खाना अच्छा? क्या उसको अच्छे मकान में नहीं रहना? क्या उसको अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए? क्या उसको अच्छा फोन नहीं चाहिए? बताओ उसको क्या अच्छा नहीं चाहिए? आप उससे अच्छी चीजें लेकिन आप प्रवचन में क्या सुना रहे हो वो मैं बोल रहा हूँ। आप दूसरे को भी यही बोलो ना कि आप भी अच्छी गाड़ी में घूमो, आप भी अच्छा 2-3 लाख का बैग यूज करो, आप अच्छा खासा शर्ट पैंट कोट पहनो, ऐसा बोलो ना। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो चीज ऐसा किसको बोलेंगे? बिजनेसमैन को बोलेंगे? बिजनेसमैन को बोलेंगे नहीं, करो। पब्लिक को बोलना है। जो 140 करोड़ जो जानता है ना, उसको ये चीज बोलना है कि भाई देखो, जैसा मैं लाइफ जी रहा हूँ वैसा लाइफ आप भी जियो, आप भी BMW में घूमो, ये चीज बोलना है। और उनको ना कि हरे रामा हरे कृष्णा नहीं बोलना है। एक मिनट, आप उनको राम का कथा मत सुनाइए। राम का कथा लोग सुन रहे हैं, लोग बार बार पैदा होते हैं ना। अभी आपने पुनर्जन्म की बात किया, तो लोग बार बार पैदा होकर राम की कथा सुन रहे हैं, कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, कृष्ण को पढ़ रहे हैं, राम को पढ़ रहे हैं। बार बार किस लिए
ये जया किशोरी कौन होती है, चाहे महाराज कौन होता है, चाहे कोई भी गुरु और बाबा कौन होता है राम और कृष्ण का कथा सुनाने वाला, ये कथा सुनाना बंद करो और उनके जैसा आचरण करने की बात करना बंद करो। मैं जैसा जी रहा हूँ, देखो तुम्हारे ही पैसे पे ऐश मौज की जिंदगी में जी रहा हूँ, तुम भी लोगों को ऐसे राम कथा सुनाओ, ऐसे बोलने का जया किशोरी को मैं बोल रहा हूँ कि तुम भी ऐसे चाहिए तो तुम भी राम कथा सुनाओ, तुम भी कृष्ण का भगवत गीता सुनाओ और तुम भी ऐसे पैसे कमाओ और तुम भी इस तरीके से ऐश मौज वाला जिंदगी जियो। तो मैं ये चीज बोलना चाह रहा था जी। मतलब ऐश मौज वाली जिंदगी में अपराध है क्या? पहले आप इस चीज को बताएं, हाँ या ना। अपराध ये है, नहीं हाँ। अपराध ये है कि आप दूसरे को क्यों बोल रहे हो कि आप सिंपल लाइफ जियो, भोग विलास से दूर रहो, क्यों ये बोल रहे हो? ये मैं बोल रहा हूँ। दूसरे को क्यों बोल रहे हैं वो हम बताएंगे ना। जैसे बच्चे को ये कहा जाता है, बच्चे को क्या कहा जाता है कि अभी आपको फोन यूज नहीं करना, अभी आपको केवल पढ़ाई करनी है, सोने का समय हो गया अभी सो जाओ। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे के साथ साथ हम भी वही कार्य करते रहें। एक सन्यासी अगर सभी को ये कह देगा, एक मेरी बात सुनिए, एक सन्यासी सभी को ये कह देगा कि सन्यास ले लो, गृहस्थ मत करो, ब्रह्मचारी मत बनो, वानप्रस्थी मत बनो, आप सभी सन्यास ले लो क्योंकि मैं भी सन्यासी हूं, तो ये कोई तुक की बात नहीं है। वो सबसे ये कहेगा कि ब्रह्मचार्य का पूरा पालन किया जाए, आवश्यकता पड़ने पर गृहस्थ में जाया जाए, फिर वहां से वानप्रस्थी बने, फिर सन्यासी बने, और यदि वैराग्य ब्रह्मचार्य में होता है तो सीधा सन्यास आ जाए। तो ऐसा ही तो कहते हैं। अब जो व्यक्ति सामने उनके बैठे हैं उनको क्या पता है, वो परेशान है, तो उनको ये कहेंगे कि जिन चीजों से तुम परेशान हो वो लालच है, उस लालच का त्याग करें। आप उनकी बातों को अपनी तरफ से क्यों घुमा रहे हो? अगर वो गलत होते तो उन पर कोई ना कोई पर्चा दर्ज होना चाहिए था, पर्चा तो कहीं भी दर्ज नहीं हुआ उनका। तो उनके सुख साधनों को भोगना उनकी स्वतंत्रता है। आप उन मूर्खों को रोको जो उनको बिना बात पैसे देते हैं। आप उन मूर्खों को रोको ना, उनसे कहो कि इनको पैसों की आवश्यकता नहीं है, जो कथा 25,000 में हो सकती थी उसके 5 लाख क्यों दिए जा रहे हैं, ये बात तो बनती है। अब इसमें भी अगर उनको लग रहा है कि हम 5 दें चाहे 10 दें, तो इसमें भी उनकी स्वतंत्रता है, इसमें भी कोई बाधक तत्व नहीं आता। कहीं पर गलत होता है, चोरी होती है, डाका डलता है, भ्रष्टाचार होता है, तो वहां पर तो बात कही जाए। जया किशोरी जी, हालांकि मैंने उनको कभी सुना नहीं है, जैसा आपने कहा है इतना मुझे पता है कि वो गृहस्थी हैं। तो गृहस्थी अपनी इच्छा से कोई भी वस्तु का आदान प्रदान आसानी से कर सकता है, लेकिन चोरी नहीं कर सकता। तो गृहस्थ जीवन का फिर अभिप्राय क्या रहा? अगर वो ये चीज नहीं देखेंगी किसमें सुख है, किसमें दुख है, किसमें कितना सुख और उसके पीछे कितना दुख है, इन चीजों का परीक्षण नहीं करेंगे, तो फिर गृहस्थ में किस लिए आना था? हमारे शास्त्र यही तो कहते हैं कि आप गृहस्थ में 25 साल तक देखो कि सुख दुख क्या है। अब वही कार्य वो कर रही हैं। अब उस बात को वो उनको थोड़ी ना बताएंगी जो पहले से ही परेशान है। उनको तो यही कहेंगे कि जिस लालच में आप पड़े हो, जिस पैसे के पीछे आप भाग रहे हो, उसको आवश्यकता अनुसार ग्रहण करें। इसको कहते हैं मोह में ना पड़े। पुत्र के मोह में भी मत पड़ो, तो इसका क्या मतलब है कि पुत्र पैदा ना करें? आपने तो यही कह दिया। सभी कहते हैं कि भाई पुत्र मोह मत करो, इसका मतलब पुत्र पैदा मत करो। फिर तो गृहस्थियों को सबको फांसी दे देनी चाहिए एक साथ इकट्ठा करके, क्योंकि तुम्हें तो पुत्र पैदा ही नहीं करना था, कहां से कर दिया? तुम्हें तो मोह से बाहर जाना था। तो इस चीज को समझना होता है। वक्ता क्या बात कह रहा है उसके अभिप्राय को शास्त्रों से मैच करना होता है। तो उसको अगर समझ के हम आगे बढ़ेंगे तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी, नहीं तो हिंसा पैदा होगी, विद्रोह होगा। मैंने हालांकि उनकी कोई वीडियो नहीं सुनी, मैंने तो बस ये कहा कि आपने कहा कि 2 लाख का बैग, ये उनकी पर्सनल बात थी, उस पर हमें बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, यदि वो ये कहें देखो वक्ता कहती है चोरी नहीं करनी और देखो जाकर के चोरी कर ली, जिसका वेदों में निषेध है उसको चाहे वक्ता करे चाहे सुनने वाला करे, उसको तो रोका ही रोका जाएगा। और जिसका निषेध नहीं है, जिसमें स्वतंत्र है, जब मुझे पता चलेगा कि इस पेन में दुख है तभी तो इसको छोड़ूंगा, आपके कहने से थोड़ी छोड़ूंगा। हो सकता है ये पेन आपके लिए दुख पैदा करता हो, जिसको लिखना नहीं आएगा उसके लिए ये पेन दुख देगा, जिसको लिखना आएगा उसके लिए सुख देगा, और जिसका हाथ ही नहीं है उसको ना ये दुख देगा ना ये सुख देगा। तो एक वस्तु 3 अवस्थाओं में चली जाती है। तो आप मेरी इस बात को थोड़ा समझें और बाद में भी विचार करें, फिर आप मुझे बताएं। और अगला प्रश्न, जो कोई भी आना चाहता है, मैंने लिंक भेज दिया है कमेंट बॉक्स में,
आप वहां से ज्वाइन करके आ जाएं, ताकि आप भी सीधा प्रश्न पूछ सकें, और नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं देख रहा हूं। एक कमेंट आया है कि कथनी और करनी में फर्क तो नहीं होना चाहिए आचार्य जी। बिल्कुल सही बात है, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन बहन जी, अगर कोई व्यक्ति किसी आर्मी को तैयार करे या फिर किसी स्पोर्ट्समैन को तैयार करे कि आपको ओलंपिक में इस तरह से परफॉर्मेंस करनी है, तो वो स्वयं ओलंपिक थोड़ी खेल पाएगा। उसकी क्षमता ओलंपिक की नहीं है, तो क्या वो आगे ओलंपिक के लिए तैयार ना करे, बच्चों को करेगा। तो जया किशोरी जी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो समाधि अवस्था में पहुंच सके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाधि के बारे में वो ना बताएं। ऐसा कहना गलत है। हम अपने हिसाब से आवश्यकता से अधिक अपना गला नहीं घोट सकते। किसी व्यक्ति को 10 रोटी खाने की आदत है, आप क्या कहोगे उससे? 1 रोटी खाओ सिर्फ, ये अत्याचार हो जाएगा। आप कहोगे भाई 8 कर दे, फिर 7 दिन बाद अब 6 कर दे, धीरे धीरे उसको 1 रोटी पे लाओगे। तो इसी प्रकार से कार्य होता है। अब वो यदि गलत होंगी तो जहां पर सिद्ध होगा तो वहां पर उनको गलत बता देंगे। अभी तो वो गलत मुझे तो दिख नहीं रहे। तर्क वर्सेज वितर्क दोनों अच्छे विज्ञान वर्धक हैं। अच्छा जी, धन्यवाद आपका। और कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं, और वो जुड़ भी सकते हैं। एक मेरा प्रश्न ये था जी, आपने कहा था कि विचार रहित ध्यान, ये विचार रहित ध्यान, ये चीज समझ में नहीं आई। क्योंकि बिना विचार के तो मृत्यु होती है, बिना विचार के सुषुप्ति होती है, बिना विचार के तो आत्मा की कौन सी अवस्था ध्यान में है जो उसको विचार नहीं आ रहा, वो चीज थोड़ा समझाने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें अधिकतर साधक ही हैं। जी जी जी। देखिए, विचार करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो थिंकिंग करने का जो टेंडेंसी होता है, जो प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, वो हमारे ब्रेन के सेल्स में ही है। हमारे ब्रेन में ही थिंकिंग पैदा होता है। ठीक है, तो ये चीज हमारे सोल में वो चीज नहीं होता है, थिंकिंग करने का, इमेजिनेशन करने का, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं होता है, बेंजिन ड्रिंक में नहीं होता है। तो जब जी आप बेंजिन ड्रिंक की अवस्था में पहुंचते हैं, ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में जब जाते हैं, तो उस जी समय आपका ब्रेन जो फंक्शन थिंकिंग वाला कर रहा है, वो थिंकिंग वाला फंक्शन स्टॉप हो जाता है। तो इस चीज, ऐसे मैं इस चीज को देख रहा हूँ जी। अच्छा जी, ये आपने जो कहा कि ब्रेन के सेल से थिंकिंग होती है, ठीक कहा ना? यही कहा था आपने। हाँ तो ये जो हाँ हाँ। सेल है, कोशिका जो है, वो स्थूल शरीर का भाग है। और जो ध्यान में काम करता है वो सूक्ष्म शरीर, अर्थात मन, हम्म। बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये कार्य करते हैं। सूक्ष्म शरीर जो है ध्यान अवस्था में मुख्य रूप से चित्त जी कार्य करता है। चित्त के अंदर तो ये सेल नहीं होता जो स्थूल शरीर में होता है। तो आपने बीच का पोर्शन हटा दिया, वो कहाँ गया? चित्त कहाँ गया? चीत चीत का संबंध यहाँ से है, सोल से, आत्मा से चीत का संबंध, जो अच्छा, आत्मा चैतन्यता से ही बोलते आपने हैं। इसको जोड़ दिया। ठीक ठीक है। तो हाँ, चित्त के और अंदर वहां ही पे विचार उत्पन्न होते हैं। तो फिर तो चित्त के चीत के अंदर ही विचार। हाँ जी। चीत के एक पार्ट, चीत को मान लीजिए कि एक सर्किल है, ठीक है, तो सर्किल के एक पार्ट में थिंकिंग हो रहा है। जब आप थिंकिंग कर रहे हैं तब, या थिंकिंग हाँ अपने हाँ। आप भी होते रहता है। 99% आदमी के माइंड में जो कोई भी ध्यान की अवस्था में या समाधि की अवस्था में नहीं बैठता है, उसके अंदर थिंकिंग अपने आप भी चलते रहता है। कभी भी कुछ भी विचार आ जाएगा, पास्ट का, फ्यूचर का, एक रिलेशनशिप मिनट, का, झगड़े लड़ाई का, वो एक सब कुछ कभी भी आ जाता है। तो ये एक मिनट, माइंड का कोई प्रॉपर्टी है। माइंड जो कोई भी है वो हमारे सोल का एक मेरी बात पार्ट है। ठीक है, आपकी बात बताएं। हाल तो माइंड सोइल का पार्ट नहीं है, वो आत्मा से अलग है। फिर भी चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक तो कोई भी विचार अपने आप उत्पन्न नहीं होता, योग दर्शन में इसका वर्णन है। कोई भी विचार अपने आप उत्पन्न नहीं होता, सभी विचारों को चेतन शक्ति आत्मा ही उठाती है। दूसरी बात, जो नहीं, मन। हाँ जी, बताइए। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। तो बताइए, प्रमाण हमारे ब्रेन बताइए। में, हाँ, हमारे ब्रेन में कोई भी विचार कभी भी आ जाता है भाई। इस ओवर थिंकिंग की जो बात होती है, ओवर थिंकिंग से लोग परेशान है। क्यों परेशान है?
उनको कोई विचार पकड़ के खाया जा रहा है, वो चाह रहे हैं कि ये विचार भाई तुम हट, मुझे नहीं चाहिए, बीवी से झगड़ा हुआ है नहीं चाहिए, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दी नहीं चाहिए, लेकिन वो विचार हमारे दिमाग को खाया जा रहा है। वही तो है डिप्रेशन, टेंशन और ओवर थिंकिंग। अच्छा तो सुनो, आदमी तो चाह एक रहा है कि मिनट। ना आए, अभी लेकिन वो जबरदस्ती आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी जो इस तरह से हाथ आपने हिलाए हैं 5-7 बार, ये आपने हम्म। हिलाए या अपने आप हिलाए? ये मैंने हिलाया है। जैसे पहले ही था हिलाए थे डिट्टो ऐसे ही हिलाना। यदि आपने हिलाए फिर तो दोबारा भी कर सकते हैं, चेंज हो गए हाँ, ऐसे दोबारा भी नहीं कर है। सकते। वैसे नहीं हो सकते अरे दोबारा, ठीक वो है। तो मैं आपको बता रहा। हाँ हाँ, वो तो विचार आप तो क्या। उत्पन्न करते हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उत्पन्न नहीं कर रहे, उत्पन्न आप ही कर रहे हो उनको। आपके शरीर की कोई भी वस्तु अपने आप कार्य नहीं कर सकती। अगर आप ये भी कहो ना कि आपका हृदय भी स्वयं कार्य कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। बिना किसी चेतना के कोई भी वस्तु कार्य नहीं करेगी। अपनी अपनी ऊर्जा जो उसमें समाहित है वो फिक्स है, वो फिर हटेगी नहीं। जैसे दिल की धड़कन बनना, वो फिक्स नहीं है, अगर वो बंद हो रही है तो इसका मतलब उस धड़कन को चलाने वाला कोई है। ऐसे ही जितने भी विचार उत्पन्न होकर फिर बंद भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसको चलाने वाला, उत्पन्न करने वाला कोई है। ये प्रमाण शास्त्र कह रहे हैं और इसी को अनुभव भी करते हैं। अब कोई भी विचार ऐसा नहीं है जो मेरे मस्तिष्क में मेरी इजाजत के बिना आता हो। पहले मैं भी यही सोचता था कि अपने आप आते हैं, लेकिन अब जो पहले लाखों हजारों की संख्या में आते थे वो बहुत थोड़े रह गए। इतने विचार मुझे सारा दिन में आते ही नहीं। मेरी तो एक ही धुन ईश्वर की तरफ चलती रहती है। जब भी मेरे पास कोई हो चाहे ना हो, मैं एक धुन में मग्न रहता हूं, तो दूसरा कोई विचार आता नहीं। तो इससे मुझे तो पता चला कि जो योग दर्शन कह रहा है वो ठीक कह रहा है। तो आपने एक चीज बीच में गायब की है, आपने आत्मा को और बुद्धि को एक मान लिया। इसको अस्मिता कहते हैं, जिसकी वजह से रिसर्च में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। आप मेरे कहने से जो मन पार्ट है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है और वो हमेशा रहेगा। आप इस पे थोड़ा चिंतन मनन करना, क्योंकि मैंने जो भी बात बोली है आपको योग दर्शन की बोली है, चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त जो है उसी के विचारों को रोकना है। ब्रेन में जो विचार हैं वो सेल की वजह से आप उनको बता रहे हो। ब्रेन तो मरने के बाद भी रहेगा लेकिन विचार नहीं रहेगा, क्योंकि चित्त आत्मा के साथ चला गया है, अब उसका विचार खत्म हो चुका है। तो चित्त अलग सत्ता है, ब्रेन गोलक है जिसको काट कर छाट कर उसका वजन भी कर सकते हैं। चित्त का वजन नहीं कर सकते, उसको काट भी नहीं सकते, छाट भी नहीं सकते। वो आत्मा से अलग हिस्सा है, ये सभी शास्त्रों ने कहा है। बाकी आप इस पे चिंतन करना, गहरी बात है। चलो ये आपकी बहुत अच्छी बात हमें लगी कि केवल विचार रहित नहीं होना, बाकी आपकी स्टडी सही चल रही है। क्योंकि विचार तो समाधि अवस्था में भी रहेगा, ईश्वर का विचार तो छूटना ही नहीं। तो विचार रहित, आप ये कहो कि सांसारिक विचारों से रहित, तो बात बिल्कुल सटीक है। लेकिन विचार शून्य, शून्य कोई नहीं हो सकता। उसके बाद आगे ये प्रश्न आपका, आपने बताया बहुत अच्छा रहा। एक आपने बोल दिया था कि वेद धार्मिक पुस्तक है। बात करते करते आपने ये सेंटेंस बोल दिया कि वेद धार्मिक पुस्तक है, जबकि वेद धर्म की पुस्तक है। धर्म पुस्तक और धार्मिक पुस्तक में अंतर है। आप क्या उनको एक मानते हैं या अलग अलग, ये मुझे बताइए। जी, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। धर्म और धार्मिक में क्या फर्क है आपके हिसाब से आप जानिए, मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, और अच्छा ना ही चलो मैं चलो कोई वेद पुराण इन सब ग्रंथों को लाइन बाय लाइन पढ़ी है, तो मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूंगा। नहीं। बाकी इसके पहले जो आपने बताया है ना, अपने आप विचार आते हैं या हम खुद विचार करते हैं तभी वो विचार आते हैं, उस बारे में थोड़ा सा कहूंगा कि जी किसी भी विचार का हमसे कुछ ना कुछ संबंध होता है, और तभी वो विचार हमारे अंदर आते हैं। जैसे कि किसी दोस्त से हमारा अगर मान लीजिए कि कुछ खटपट हुआ, या शेयर मार्केट में हमारा कुछ पैसा लॉस हुआ, या हमको पैसा मिला, तभी उसके बारे में मतलब हमारे लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस होगा, तभी वो डिस्टरबेंस हमारे ब्रेन के अंदर आएगा। हाँ, हम अपनी मर्जी से ही शेयर मार्केट में घुसते हैं या कोई रिलेशनशिप में घुसते हैं,
तो ये बात ठीक है कि हम ही घुसते हैं, लेकिन वो कुछ ना प्लस माइनस होने से, कुछ डिस्टरबेंस होने से ही उसके विचार हमारे अंदर आते हैं। अपने आप विचार नहीं आते हैं, बाहर से ही विचार आ रहे हैं, कुछ इंसिडेंट हुआ या कुछ एक्शन हुआ उसके बाद ही आते हैं। चलो जी मैं आपको बताता हूँ। वो जो बाहर से विचार आप बता रहे हो, जैसे ही बाहर आपने कुछ देखा तो उससे जो कुछ हमने जाना वो संस्कार चित्त में बना। अब वो संस्कार विचार उत्पन्न करेगा। पुनर्जन्म के संस्कार भी चित्त में रहते हैं, वो भी विचारों को उत्पन्न करते हैं। आप इस चीज को मानते हुए थोड़ा योग दर्शन का अध्ययन कर लें, फिर आप मेरी बात से सहमत होंगे और तभी जाकर के वो अनुभूति भी होगी। जो अनुभूति आप अभी कर रहे हैं वो सतोगुण की अनुभूति आप कर रहे हैं। सतोगुण मतलब आएगा और जाएगा, वो आनंद नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना, मैं ध्यान में जाता हूं मुझे बहुत अच्छा सा महसूस होता है, वो सतोगुण है। वो प्रकृति का सुख है जो आपको प्राप्त हो रहा है, इसीलिए वो बार बार गायब हो जाता है। एक आनंद भी छिपा हुआ है, उसके बाद की वो अवस्था आएगी। वो तब आएगी जब आप चित्त और आत्मा को अलग समझ के चित्त को अच्छे से समझ जाओगे कि विचार आप ही उत्पन्न कर रहे हो, तभी वो रुकेंगे। अगर आप उत्पन्न नहीं करोगे तो वो कभी भी नहीं रुकेंगे। ऐसा ही होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक थी। अब ये रोहन ध्यानी जी ने ये शब्द मेरे समझ में नहीं आ रहा, शायद आप इसको पढ़ लेंगे, आ रहा हो तो। ओरा या ऑरा या वाइब। वाइब को किस प्रकार कैरी करते हैं मनुष्य पर, ऐसा लिखा है। ऑरा और वाइब की बात कर रहे हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आया ये तो, इनको दोबारा लिख देंगे। ये ऑरा या वाइब की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे कि होता है ना, हम बोलते हैं गौतम बुद्ध के हाँ पीछे में कुछ ये आभा मंडल, जिसको हिंदी में आभा मंडल बोलते हैं, या कृष्ण, मतलब हम किसी के पर्सनालिटी से या उसके विचारों से काफी प्रभावित हो जाते हैं, तो उस तरह का एक वाइब क्रिएट हो जाता है, एक आभा मंडल बन जाता है। तो उसको शायद अच्छा ये अच्छा बोलना चाह रहे अच्छा। हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता है क्या, ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हैं। पता नहीं, प्रश्न तो मेरे समझ में नहीं आया तो मैं जबरदस्ती क्या बता दूं। और विनीता बहन जी ने लिखा है, विचार रहित अवस्था तो मृत्यु अवस्था है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जब शरीर को त्याग देंगे तभी विचार रहित होता है। ऐसे पहले भी कहते थे कि समाधि अवस्था में शरीर की आवश्यकता नहीं होती। बिना शरीर के समाधि लग ही नहीं सकती। अगर शरीर को स्थिर नहीं किया जाएगा, आसन में सिद्धि नहीं प्राप्त होगी तो समाधि कैसे लगेगी। अगर शरीर में हल्की सी भी हलचल है तो वो धारणा है, वो ध्यान भी नहीं है। समाधि तो बहुत दूर की बात हो जाती है। आप बहन जी इस बात को ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और यदि कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो इनसे पूछिएगा, क्योंकि इनकी स्टडी बहुत अच्छी रही है। उससे आंतरिक अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करने में बिल्कुल कारगर इनकी अवस्था है। साधारण व्यक्ति भी अगर ये विचार करेगा, ये जो बाहर के विचार जो थॉट हैं, वो जब हम अंदर की तरफ झांकना शुरू कर देते हैं तो वो कुछ अवस्था तक स्थिर हो जाते हैं। अर्थात इनको उसमें सुख प्राप्त होता है तो इनको ऐसा लगता है कि सारे विचार रुक गए। लेकिन जिस विचार से सुख प्राप्त हो रहा है वो विचार बना हुआ है। तो कोई नहीं, जब कोई अपना बिल्कुल खास होता है तो ऐसा लगता है कि हम दोनों एक ही हैं। तो ऐसा ही इनका उत्तम विचार इनको ऐसा महसूस कराता है कि अब कुछ शेष नहीं है, ये विचार नहीं है, सुख है। तो ऐसा हो जाता है। तो ये आगे इस पर काम करेंगे। इन्होंने कहा है कि इस नहीं पर भी आगे काम अच्छा, होगा। जी। आचार्य आचार्य जी, मैं आपके इस वक्तव्य से या विनीता सिंह जो लिखी हैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं बार बार इस चीज को बोलूंगा कि हमारा ब्रेन का प्रॉपर्टी होता है थिंकिंग करना, ऑडियो वीडियो जो क्लिप्स चलते हैं या कंटिन्यू विचार चल रहे हैं, ये इसका अच्छा प्रॉपर्टी है चलो ब्रेन कोई का। बात नहीं। और इस तरह का जो आप मुझे और आप मुझे और भी थोड़ा बताओगे। आप आंखों से, ये जो आंखें आपकी हैं इनसे ही देखते हो जी, आप? हाँ तो आंखें बंद करके क्या आप कोई दृश्य नहीं देखते? आंखें बंद करके कुछ नहीं दिखा आंखें आपको? बंद करके आंखें बंद करके मैं अपने आप को ही अगर कोई आ गया विचार तो उसको देख सकता हूँ, या अपने आप देख रहे कोई हो ना वीडियो क्लिप्स आ गया, हाँ तो वो आ श्रीमान गया जी, तो वही तो मैं देखूंगा। कह रहा हूँ। तो वो दृष्टि कहाँ से आ गई? क्योंकि ये गोलक आंख नहीं है। ये आंख के गोलक बाहर की चीज को दिखाएंगे। जैसे चश्मा इन गोलकों में जुड़ करके और अच्छे से दिखा रहा है, ये गोलक ही है। ऐसे ही आप वाणी से
बोलते हैं, और बिना वाणी के जो अंदर अंदर बातें कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? वो वाणी तो है जो अंदर बात कर रही है, किसी दूसरे को बताने के लिए जीव की आवश्यकता पड़ेगी, स्वयं को थोड़ी। आप इस पर विचार करें, मैं शास्त्रों की बातें कर रहा हूं और अनुभव जितना हुआ वो आपको बता रहा हूं। बाकी आप नहीं मानते वो बात अलग है। आप सिद्ध भी तो नहीं कर रहे कि मैं इसलिए नहीं मानता। आप बताओ ना क्यों नहीं तो मैं मानते? सिद्ध कर मैं अपने जो अनुभव करता हूँ उस चीज को तो बता रहा हूँ ना, कि यहाँ पे थिंकिंग चल रहा है, ब्रेन में थिंकिंग चलता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है जिस अवस्था में हम थिंकिंग, क्योंकि थिंकिंग इसलिए नहीं चलती है क्योंकि हमको उस थिंकिंग की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि हमारे हाँ दिमाग हाँ में हाँ, मैं बिल्कुल चुपचाप से बिल्कुल, बैठा हूँ, वही सुन बात लीजिए मैं कह बात रहा को हूँ कि पहले। इस थिंकिंग की जरूरत नहीं है, वो नहीं चलती, केवल जिसकी जरूरत हाँ, नहीं है, जिसकी जरूरत है वो तो चलेगी। नहीं जरूरत अभी देखिए, मैं आपके साथ अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। जी मान लीजिए इस टाइम पे मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मिसेज ने भी कोई काम नहीं बताया, बेटे ने भी कुछ काम नहीं बताया, मुझे ना तो इस समय कुछ किताब पढ़ने की इच्छा है, ना वीडियो देखने की इच्छा है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, मुझे जी। चुपचाप से शांत बैठने की इच्छा है। तो मेरे दिमाग में कोई भी विचार क्यों आएगा, या कोई आता भी अब विचार है तो मान ले, तो मैं उस अभी विचार को बोल देता हूँ कि भाई मुझे अभी सोचने की जरूरत नहीं है, तो हम अभी चुपचाप आपने से बैठ कहा ना, जाएंगे। यही अभी तो। आपने कहा कि अभी आपने तो कहा मुझे शांत बैठने की इच्छा आई, मुझे, मैंने उस हाँ। विचार को बोला कि मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो अभाव की वृत्ति आप दिखा हम्म। रहे हो, ये क्या है? जरूरत नहीं है, ये पूरा तो पूरा का पूरा सेंटेंस है, और आप कह रहे हो विचार नहीं है। ये जो अभाव जो हमें हाँ, तो दिखा रहे सुन तो हो। लीजिए, हाँ जी। एक बात सुन लीजिए, जब मैं बोल दिया कि मुझे किसी भी थिंकिंग की अभी जरूरत नहीं है, राइट नाउ आई मैं जस्ट बैठना चाहता हूँ या लेटना चाहता हूँ, मुझे हम्म, कोई भी विचार की जरूरत नहीं है, उसके बाद हम्म। मैं सोचना बंद कर दिया, तो वही अवस्था है आपका ध्यान की अवस्था। सिंपल सी बात मैं जब बोलना चाह रहा हूँ। आपने सोचना बंद कर दिया तो उसके बाद का तो फिर कुछ याद भी नहीं रहा आपको। जब आपको फिर बाद का कुछ याद नहीं रहा तो वापस मुझे कैसे जरूर आए? वापस कैसे आ गए फिर? वापिस फिर आ सकते, वापिस वही तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूं ना, कि आप यहाँ उस समय हाँ उपस्थित हो गए, आप अपने अंदर के शांत अवस्था में उपस्थित हो गए, आप अपने बेंजिन रिंग में उपस्थित हो गए, और यहाँ की एक्टिविटी जो थिंकिंग वाली है, माइंड वाली, वो स्टॉप हो गई। उस समय आप सोल की ठीक है। अवस्था में हो। आप जो अच्छा, जो जो मतलब आप अध्यात्म मूर्छित कहता हो है गए। ना, आप, आपके कहने का जी, मतलब ये है कि यहाँ पर आप मूर्छित हो गए। मूर्छित में नहीं आता कोई मूर्छित नहीं विचार। है, मतलब होश, अरे, नहीं, होशो हवास में है, पूरी तरह से होशो हवास में है। ये जो होशो हवास बस शब्द मुझे है किसी, पूरी तरह से, ये विचार लेस कैसे भी नहीं हो सकता। आप किसी वैज्ञानिक से भी बात करना, कोई भी अवस्था होशो हवास में वैज्ञानिक, विचार लेस नहीं हो सकती। आप इसको मान नहीं आप रहे, कोई बात नहीं। वैज्ञानिक, नहीं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना, क्योंकि मैं नहीं, उस अवस्था में रहता हूँ, तो मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप एक्सेप्ट करो, मैं फोर्स नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप मुझे हाँ, कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमा प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, कोई सा प्रमाण दोगे, या बस ये कह दोगे कि मैं नहीं मान रहा? कुछ तो बताओगे। मैं आपको आपने चारों में से मैं कोई सा आपको भी नहीं ये, बताया। आप एक मिनट, आप जो ये सब वेद वेदांत और उपनिषद की जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना, मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगा, मैं बार बार अपने इसी कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, चलो, कि ये कोई नहीं, फिर की बेंजिन जो बात रिंग ठीक है। है, यहाँ पे कोई तो बात बात तो सुन लीजिए, यहाँ पे कोई थिंकिंग नहीं चलता है, थिंकिंग का प्रॉपर्टीज यहाँ है, जैसे हाथ में प्रॉपर्टी नहीं है थिंकिंग करने का, पैर में प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये बेंजीन रिंग का प्रॉपर्टी हमारे सोल का प्रॉपर्टी है ही नहीं थिंकिंग करना, थिंकिंग करने का प्रॉपर्टी यहाँ पे है, इसका गुण धर्म है थिंकिंग करना, आगे पीछे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में, या सुख दुख जो हुआ उसके बारे में, चाहे हम जो कुछ भी लाइफ में एक्शन कर रहे हैं उसका कुछ रिएक्शन मिल रहा है उसके बारे में, वो सब प्रॉपर्टी थिंकिंग करने का माइंड का है, तो वो प्रॉपर्टी किसको चलेगा मिल यहाँ। रहा है? लेकिन अब ये ये ब्रेन ये की, जो लाइफ के बारे में जानकारी मिल रही है, ये जो सुख दुख मिल रहा है, किसको मिल रहा है? कौन है वो? ये हमारे शरीर को मिल रहा है, हमारे ब्रेन को मिल रहा है, हमारे बॉडी को मिल रहा है, फिजिकल हाँ एक्टिविटी तो का फिजिकल एक्शन होगा, थिंकिंग की एक्टिविटी का थिंकिंग पे असर होगा, कोई इमोशनल घटना घटी तो उसका तो इमोशन का आपको असर क्या मिल होगा, रहा इस है? तरीके से असर।
एक मिनट, आपके शरीर को ही सुख दुख मिल रहा है, उसी को ज्ञान मिल रहा है, सब कुछ उसको मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? हमको उसका रिएक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रिएक्शन? हाँ, जैसे कि मान लो कि हम रोड पे चल रहे हैं, वहां धक्का लग गया तो हम फिजिकली रूप से हाँ। डैमेज हो गए ना। या मान लो कि हम ऑफिस में गए, ऑफिस में मान लो मैं लेट हो गया किसी कारण से, ऑफिसर ने डांट दिया कि यार यार लेट क्यों हो गए, तो वहां पे एक माइंड को धक्का लगता है, कि इंसल्ट फीलिंग होता है, कि एम्बेरस फीलिंग होता है, तो वो हम इमोशनली अच्छा, थोड़ा डिस्टर्ब हो मतलब जाते हैं यार, कि नहीं नहीं ये अगले बार हम। ये जो इंसल्ट फीलिंग हो रहा है, ये माइंड को हो रहा है या आपको हो रहा है? ये माइंड को हो रहा है, और माइंड के थ्रू सच पूछो तो हमारे सोल को भी इफेक्ट करता है। हम इमोशनली अच्छा भी डिस्टर्ब होते हैं। इमोशन का संबंध थिंकिंग से नहीं होता है, थोड़ा सा सुन लीजिए। माइंड हाँ। में विचार चल रहे हैं, और विचार के नीचे जो लेयर है वो इमोशन का लेयर है। वो इमोशन जिसके वजह से हमको एक हैप्पीनेस का फील होता है, हमको शौरों का फील होता है, डिप्रेशन का फील होता है, हमको रोने की इच्छा होती है, हम आंख से आंसू भी गिर जाते हैं। वो जो आंख से आंसू गिर रहा है वो कोई थिंकिंग नहीं है, वो इमोशन का इफेक्ट है। ठीक है। तो इमोशन के भी नीचे एक और लेयर है, वही लेयर है जो मैं बेंजिन ड्रिंक की बात कर रहा हूं, हमारी आत्मा की बात कर रहा हूं, जो कि लगभग शांत रहता है। मतलब आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन में भी चाहिए तो आप अपने को शांत रख सकते हैं। और जो व्यक्ति डिस्टर्ब सिचुएशन में भी अपने को शांत रख पाता है, सच मानिए तो वही व्यक्ति आत्मावान, जिसको बोलते हैं ना गौतम बुद्धा और कृष्ण के जैसा, वही व्यक्ति आत्मावान होता है। या कबीर दास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन में भी शांत है, वही आत्मावान है। जी। आपकी बात ठीक है, डिस्टर्ब सिचुएशन में शांत हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि शरीर को ही सुख दुख होता है, ब्रेन को ही सब कुछ होता है, तो आत्मा के चले जाने के बाद इसको कुछ भी क्यों नहीं होता? कारण बताओ। आत्मा को चले जाने के बाद, हाँ, इसको आत्मा को जलाते चले क्यों जाने है? तो हम्म। आत्मा को चले जाने मतलब, आत्मा को चले जाने का मतलब, जैसे अगेन इस कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। ये आपका बेंजिन हम्म। रिंग एक तरह से जो एनर्जी है इस बॉडी में, जो सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, आप ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो सूक्ष्म शरीर जब शरीर से अलग हो गया तो अब बस मांस रह गया, हमारा सिर्फ बॉडी रह गया, हार्ट लिवर किडनी सब कुछ है। लेकिन वो सूक्ष्म शरीर, वो बेंजिन रिंग, वो एनर्जी सर्किट, वो हमारा नर्वस सिस्टम में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, एनर्जी के लेवल पे जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, वो एनर्जी अब शरीर में नहीं है। आप ये क्वेश्चन करेंगे कि वो एनर्जी बॉडी कहाँ गया, तो इसके बारे में यही कहूंगा कि मॉडर्न साइंस वुड फाइंड दैट। मेरे पास उसका कुछ नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगा। या हम चलो, पैदा होने से बात पहले कहाँ थे, उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। जी। कोई बात नहीं। चलो, जब आप पैदा हो गए हो, उसके बाद जब पेन किलर दे देते हैं, तो क्या पेन किलर दर्द को ठीक कर जी। देता है? पेन किलर का जो इंजेक्शन आपको दिया है किसी बॉडी पार्ट के लिए, तो वहां पर जहां पहले दर्द हो हाँ रहा था, हाँ अब दर्द क्यों नहीं हो रहा? तब भी तो आत्मा वहां पर है। हाँ, वो दर्द इसलिए नहीं हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए हाँ। कि इसकी तुलना मैं पैर से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर चोट लग गया है पैर में, तो पेन हम्म। किलर या इंजेक्शन देने का मतलब, या मतलब एनेस्थीसिया देने का मतलब, जो यहाँ से हमारा सोल को या माइंड को जो कनेक्शन है नर्वस सिस्टम के थ्रू, उस नर्वस सिस्टम के बीच में आपने जो जो बॉन्डिंग है, जो एनर्जी सर्किट है, उसको वहां पे आपने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए वहां पे जो इफेक्ट हो रहा है वो इफेक्ट अब ब्रेन को नहीं जा रहा है, इसलिए उसका दर्द को हमको अनुभव नहीं होता है। हाँ, क्योंकि ब्रेन को नहीं जा रहा है, यही मैं कह रहा हूँ, और अनुभव जी। आपको नहीं होता है। हाँ, तो आप ब्रेन से हाँ। अलग है ना, वो ही तो मैं बता रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो कि आप और बुद्धि एक हो, आप और मन एक हो, एक नहीं हो, अलग। सर मैं एक कहाँ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसका संबंध, ब्रेन का संबंध नॉलेज से, माइंड से, थिंकिंग से, इससे ज्यादा है। और सोल का जो संबंध है, अभी तक शायद मैं नहीं बोला हूँ, सोल का संबंध हमारा शांति से होता है, एक्सपीरियंस से होता है। मतलब सबसे ज्यादा सूक्ष्म लेवल पे जो हमारा शरीर में एक्सपीरियंस करने वाली जो शक्ति है, वो यही शक्ति है, सोल। इसका काम एक्सपीरियंस किसी चीज को करना होता है, इसका काम थिंकिंग करना नहीं होता है, एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि आप अगर कोई मिठाई खाए, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, मिठाई जब खा रहे हैं, तो मिठाई के बारे में जो आप कंपेयर करते हैं टेस्ट करने के बाद, कि यार
इसका टेस्ट ना उस मिठाई से खराब है या उस मिठाई से अच्छा है या उस दुकान की मिठाई अच्छी थी। इस तरीके से जो जो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने का काम हमारा माइंड करता है, ब्रेन करता है। सोल क्या करता है, जब आप मुंह में रसगुल्ला डाले तो उस रसगुल्ले का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है उसमें, या किशमिश इलायची ऐसा कुछ डाला हुआ है, तो उस चीज को जो आप टेस्ट कर रहे हो, जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, उस एक्सपीरियंस करने का काम हमारा सोल करता है। तो आई थिंक इस ये जो कंपेरिजन है ये बहुत अच्छा है हमारे सोल के, हमारे माइंड को, एक्टिविटी को समझने के लिए। जी आगे। आ गया मैं। शांत बैठने की, हाँ आप जी। जी बोलिए, थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ था। हाँ 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 जी। वो मिठाई खाने से कंपेयर कर रहा था आचार्य जी की, जब हम मिठाई खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, तो रसगुल्ला के बारे में हम जब विचार करते हैं कि ये इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, या उस दुकान की मिठाई अच्छी थी, या उस जगह की मिठाई अच्छी थी, ये जो कुछ भी हम थिंकिंग करते हैं वो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी है। और उस मिठाई का जो टेस्ट है, अच्छा या बुरा शब्द को छोड़ दीजिए, उसका जो टेस्ट है, वो जो टेस्ट कैसे पैदा हो रहा है, वो हमारे मुंह में गया, हमारे मुंह के जीभ में, या हमारे मुंह में जो सलाइवा है, हमारे मुंह में जो केमिकल्स है, उस केमिकल के साथ जो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन को हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन में लेके जा रहा है। तो ये जो हम उसको अनुभव करते हैं, उसको अनुभव करने का काम हमारा शोल करता है, हमारा बेंजिन रिंग करता है। इस तरीके से मैं तुलना करता हूँ उस चीज को समझने के लिए। जी हाँ, तो मतलब सब कुछ आत्मा ही जानता है, आप ही जानते हैं। सुख दुख जो है आपसे संबंधित है, उनसे नहीं है। अनुभव करता से ही तो होएगा ना संबंधित। जी, हाँ जी। हाँ और हाँ वही बात जी मैं कह रहा हूँ कि आप क्या बिना किसी भी पार्ट के, बिना ब्रेन के, अर्थात ब्रेन के अंदर जो मन जिसको हम कहते हैं, बिना उस मन के कोई अनुभूति कर सकते हो? ये प्रश्न है। क्या बिना मन के कोई भी अनुभूति कर सकते हो? इसका इस जवाब देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मतलब प्रैक्टिकली इस चीज को मैं इमेजिन करने लगा कि ये कैसा प्रश्न है। इस हमारा मतलब एक तरह से अलग कर दिया गया सर को, तो शायद हम अनुभव नहीं कर पाएंगे, कुछ भी अनुभूति कुछ नहीं होगी। जी ठीक है, बिल्कुल सही कहा है आपने। जब अनुभूति नहीं होगी तो ध्यान अवस्था में जो आप सुख की अनुभूति कर रहे हो, वो किससे कर रहे हो? मन से ही कर रहे हो ना। वो ही मैं कह रहा हूं जब से। बिना मन के कोई भी अनुभूति नहीं नहीं। नहीं सर, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं ना, ये माइंड जो है वो माइंड भी इस बेंजिन रिंग से कनेक्टेड है एनर्जी लेवल पे। बिल्कुल ये कनेक्टेड है। माइंड भी इस सोल का पार्ट है, इसका पार्ट है। तो अनुभूति करने का काम एक्चुअली आपका सोल कर रहा है, मतलब बेंजिन रिंग कर रहा है। एक है। मुझे बताए, शरीर और आत्मा एक है? जी नहीं, शरीर। ये दोनों एक नहीं है। माइंड और सोल एक ही चीज नहीं है। अभी तो आपने कहा था कि माइंड सोल का पार्ट है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो इसका पार्ट नहीं है। सोल का आपने बीच का हिस्सा गायब कर दिया। मैं पार्ट आपसे बोल रहा हूं। मैं पार्ट। किसको कहते हैं? हिस्से को ही तो पार्ट बोलते हैं। सुनो मेरी बात। नहीं, एक इसका इसका एक पार्ट है, जैसे हमारा शरीर का ब्रेन पार्ट है ना, हाथ पार्ट है ना, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी लेवल पे जो हमारा ये एनर्जी बॉडी है, हमारा जो सोल है, इसका एक पार्ट है माइंड, जहाँ पे थिंकिंग चलता है। ये ऐसे मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उसका पार्ट नहीं है। आत्मा का कोई भी पार्ट नहीं होता। वो अकेली चेतन सत्ता है। उसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो शरीर है। सूक्ष्म शरीर को आप उसका पार्ट मत बताओ। वही तो मैं कह रहा हूँ, अस्मिता इसको बोलते हैं। दोनों को एक समझ लेना। आप जब तक इसको एक अच्छा समझो, तब तक आंसर कैसे दोगे बताओ? एक एक बार आप ये कह रहे हो, आचार्य अनुभूति आत्मा आचार्य को जी होती है। हाँ जी। आचार्य जी, आप भले ही वेद वेदांत के आधार पे अपना उत्तर दे रहे हैं, जो कुछ भी पढ़े हैं उसको बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसी कॉन्सेप्ट पे ही रहूंगा। और क्योंकि मैं आप जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछना चाहें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ब्रेन का प्रॉपर्टी होता है थिंकिंग करना, ठीक है।
सोल का प्रॉपर्टी है एक्सपीरियंस करना। सोल का एक पार्ट है हमारा माइंड जो थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। जी। तो ये कॉन्सेप्ट में आपको क्या गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे कहाँ पे आपको गड़बड़ लग रहा है? वेदांत जो कुछ भी बोल रहा है वो भी आप डेप्थ में समझेंगे तो वो भी वही बोल रहा है, कोई निश्चय गड़बड़ कौन नहीं लेता है इस कॉन्सेप्ट में। डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन कौन लेता है? आत्मा लेती है, मैं तो ये बोलूंगा सोल लेती है। किससे? किसके द्वारा? और ब्रेन के थ्रू, थिंकिंग के थ्रू एनालाइज करता है। जैसे कि मान लो, एग्जाम्पल से समझना अच्छा है ना, जैसे कि शेयर मार्केट में पैसे लगाना है या पैसे निकालना है, तो उसके बारे में एनालाइज करेगा, इसका फ्यूचर कैसा है, इसका पास्ट कैसा है, इस कंपनी के पास पैसा कितना है, कौन कंपनी का शेयर है। तो ये जो थिंकिंग करना, एनालाइज करना, निश्चित रूप से ये माइंड की एक्टिविटी है, माइंड ये चीज करता है। लेकिन इसमें सोल भी अपना पार्ट निभाता है कि भाई ये करना सही है कि नहीं करना सही है, ये भी अपना कुछ डिसीजन देता है। तो ऑफकोर्स डाटा तो चाहिए डिसीजन लेने के लिए, लेकिन सोल हर एक जगह इन्वॉल्व है, सोल अलग नहीं है, सोल हर एक जगह इन्वॉल्व है जी। देखो, आप मेरी बात सुनना। आत्मा जी बुद्धि को बोलता है। अपने ज्ञान से आत्मा क्या जी? बुद्धि से कहता है, बुद्धि निर्णय लेती है। डिसीजन लेने का काम बुद्धि का है। बुद्धि मन को आदेश देती है, मन इंद्रियों को आदेश देता है, और फिर इंद्रियों से हम कार्य करते हैं। ये सारा सर्कल है। इस सर्कल के अंदर आपने मन बुद्धि को एक बता दिया और उसको आत्मा का हिस्सा बता दिया, जिससे सारी भसड़ फैला दिया आपने। कोई भी समाधान इसमें नजर नहीं आ रहा। इसमें आपने केवल अपनी ही थ्योरी रखी है। सैद्धांतिक थ्योरी कहाँ गई बताओ आप मुझे। इसमें जो सैद्धांतिक है, मैं आपसे कहता हूं कि कोई मुझे बताओ, प्रत्यक्ष प्रमाण दो, अनुमान प्रमाण दो, वो भी नहीं दे रहे। तो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से ही आप मुझे बताओ ना। वहां भी आप इसको गायब कर रहे हो। आचार्य, विज्ञान आते हो तो विज्ञान तो आचार्य, आत्मा को नहीं, और आप आत्मा को मान रहे हो आचार्य जी, तो। हाँ जी, बताइए। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ अभी तक, जो कुछ भी बोला हूँ, हर एक चीज को एग्जाम्पल के थ्रू, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू एक्सप्लेन किया हूँ। और आप बोल रहे हो कि आप मतलब मुझे एग्जाम्पल एक नहीं दे रहे, एक्सपीरियंस नहीं बता रहे। ठीक है, आप सवाल कौन को? मैं आपके अनुभव को बता रहा हूं। आप सांप को रस्सी समझ के कार्य कर रहे हैं, और जो सांप को रस्सी जान करके कार्य करता है वो स्वीकार करेगा ही नहीं कि ये सांप है। क्यों? आप उसको देखना ही नहीं चाह रहे। आप अब रस्सी समझने वाले का अनुभव यही रहेगा कि ये रस्सी है, चाहे उसको कुछ ही कहते रहो। जब तक वो प्रमाण से सिद्ध नहीं करेगा, देखो भाई ये निर्जीव है, ये रस्सी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे? आप मुझे बताओ कि जो मैंने बात कही हो और वो मैंने सिद्ध ना की हो। आप मुझे बताओ जिससे मेरी बात से आप परेशान हुए हो कि आप बताओ जी इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्रमाण से ये बात सिद्ध हो रही है। तो उसी प्रमाण को आधार में रखकर आप रिसर्च हमें बताते ना। आपने अपने अनुभव को बताया। आप अपने अनुभव से दीपक को सूर्य कहने लग जाओ क्योंकि दोनों में ही प्रकाश है, तो ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि सूर्य के चारों तरफ उजाला है जबकि दीपक के नीचे अंधेरा है, कितना बड़ा अंतर है। तो आप इस चीज को थोड़ा समझें। मैं किसी भी प्रकार का विरोध आचार्य आपका जी, नहीं। आप आचार्य, अतिथि आचार्य जी सम्मान। रोकूंगा मैं आपको। देखिए, ये ये सांप और रस्सी का कंपेयर करना, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ये सब बातें करना, ये सब कोई गुरु और बाबा के लिए ठीक है। मैं उस कर रहे तरीके हैं। से बात नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत ही रियल एक्सपीरियंस, बहुत ही सिंपल एक्सपीरियंस, जो हर एक व्यक्ति का अनुभव है, वो बता रहा हूँ। जैसा कि मैं रसगुल्ला खाने को लेकर बताया कि जब हम रसगुल्ला खाते हैं, वो चीज आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जब हम रसगुल्ला खाते हैं तो उसका जो बारे में हम जो थिंकिंग करते हैं कंपैरिजन करने के लिए कि ये कितना अच्छा है, कितना खराब है, कौन सी हाँ जी। दुकान की अच्छी होती है, कौन सा जगह का अच्छा होता है, ये जो कुछ भी चलता है उसके बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में, वो हमारा ब्रेन करता है, यहाँ ब्रेन में होता है। और चलो ठीक। उसका जो टेस्ट, जो हमारे मुंह में केमिकल रिएक्शन के थ्रू पैदा होता है और वो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है, उसको अनुभव करने का काम हमारा आत्मा करता है। इतना क्लियर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और आप बोल रहे हो
सांप और रस्सी की बात, ये कहाँ से, मतलब आप मेरे जैसा एक्सप्लेन करो ना, इस सिचुएशन को आप एक्सप्लेन कीजिए, मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आत्मा और माइंड को एक्सप्लेन करने के लिए। आप अब थ्योरी में देखो, ज्यादा बात कर रहे हैं, मैं एक्सपीरियंस में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल आपकी तरह ही बातें करूंगा। अब देखो, जैसे आपने रसगुल्ला खाया, पूरा स्वाद लिया, हम्म। अब हम्म। मैं रसगुल्ले का विचार करके रसगुल्ले का स्वाद ले सकता हूं या नहीं, बिना खाए? नहीं, नहीं ले सकते। वही तो मैं कह रहा हूं, ले सकते हैं। ले सकते नहीं हैं। ले, और नहीं ले सकते। जो फिर मुंह में लाल नहीं वो ग्रंथि, क्या? नहीं वो देखिए, अब कोई ले रहा है मन ही हम्म, मन रसगुल्ला खाने का विचार करके, तो वो एक दरिद्र व्यक्ति होगा, एक भिखारी व्यक्ति हो सकता है जिसको रसगुल्ला खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है। और जी, मैं इस तरीके से कल्पना करके किसी भी चीज का एक्सपीरियंस नहीं लेना चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ प्रैक्टिकली करके लेना चाहता हूँ। तो इस ये तरीके से इमेजिन करना, ये सब कुछ थ्योरेटिकल बातें करता हूँ। मैं इन सब बातों को ज्यादा वैल्यू नहीं देता। आप इमेजिन करके रसगुल्ला का इमेजिन कर रहे हो, आप मीठा अनुभव कर रहे हो, मुंह से लार गिर रहा है, ये सब को मैं थ्योरेटिकल बातें करता हूँ। जैसे आपने अभी कुछ देर पहले बोला ना कि सांप को रस्सी समझ लो, ये सब गुरु और बाबा की बातें 2000 साल से लोग सुन रहे हैं। इन सब बातों का कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है, इन सब बातों का कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है जी। क्या आप परेशान हो रहे और हैं? और नहीं नहीं, परेशान नहीं हो रहा। एक मैडम ने कमेंट लिखा है, मैडम है क्या सर है मालूम नहीं, ये लिखे हैं कि शांत बैठने की जो बात है वो भी तो विचार है। वो विचार बोल तो रहा हूं कि विचार आप एक सीमा के बाद स्टॉप कर दिए कि भाई हमको अब विचार नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हमको चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है किसी चीज का विचार का, तो मैं करूं क्यों? और उसके बाद आप चुपचाप से शांत बैठ गए। उसी अवस्था को मैं ध्यान या समाधि की अवस्था कर रहा हूं। तो निश्चित रूप से उस अवस्था में जाने के पहले जो कुछ भी आपका ब्रेन में चल रहा है वो सब कुछ विचार है। लेकिन एक पॉइंट के बाद ऐसा पॉइंट आता है, मेरी एक बात तो ऐसा सुन। स्टेट आता है जब आपके विचार नहीं चल रहे हैं। जी, ये आप मैडम का आप मैं जवाब दे रहा था। वो कोई बात नहीं, जवाब उनको हम भी देंगे, कोई बात नहीं। मैंने कोई पंक्ति पढ़ी, जब मैं उसको आंखों से पढ़ रहा हूं, ठीक है, अब मैं उसको अगले हम्म। दिन क्या अपने मन में पढ़ सकता हूं या नहीं? हाँ, अगर याद है तो पढ़ सकते हैं, नहीं याद है तो नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कि मुझे आज के टाइम पे पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रहती है, जो जितना याद मुझे आप मतलब स्टूडेंट लाइफ में होती थी आज नहीं होती है। एक मिनट मेरी बात सुनो, व्याख्या मत किया करो, हाँ ना में जवाब दो। अब जैसे मैं उस पंक्ति को पढ़ सकता हूं, क्या मैं गरीब हो गया, दरिद्र हो गया? मेरे पास पुस्तक नहीं थी इसलिए मैंने पढ़ा उसको। उसका संस्कार मेरे चित्त में था, उसका ज्ञान मेरे अंदर था, इसलिए मैंने उस पंक्ति को पढ़ा। आप इस वही तो प्रोसेस। बात कर रहा हूँ आचार्य जी। आचार्य जी, आपकी ज्यादा बातें थ्योरेटिकल है। इसी तरीके से गुरु और आचार्य अपना प्रवचन देते हैं, वो प्रवचन का लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता है मालूम नहीं, मेरे ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब उस चीज को, रसगुल्ला खाने वाली बात को आपने इस तरीके से साबित करने लगे कि कल हम जो किताब पढ़े हैं आज हमको याद है कि नहीं, इसलिए हम कल रसगुल्ला खाए हैं या 100 साल पहले खाए हैं, वो रसगुल्ला को हम आज याद करके मिठास को अनुभव कर सकते हैं कि नहीं। अरे मिठास को अनुभव करना अलग चीज है, कोई एक कविता पढ़ लेना उसको याद करना अलग चीज है। कविता पढ़ने से आपको मुंह में मिठास कैसे अनुभव हो जाएगा, ये क्या मतलब है? कोई कविता पढ़, कोई रिलेट नहीं कर। जिस भाव से कविता को पहले पढ़ा गया था, उसी भाव से अंदर बार बार पढ़ने से वो पहले वाला भाव ही स्थापित रहेगा। आप बात को समझने का प्रयास तो लेकिन करिए। हाँ जी। लेकिन अगर 10 दिन पहले रसगुल्ला खाए हैं तो उस रसगुल्ला खाने के टाइम पे जो आपको अनुभव हुआ था, जो मिठास का अनुभव हुआ था, वो अनुभव 10 दिन बाद आप इमेजिन करके उतना ही मिठास को अनुभव नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर वैसा ही कुछ फीलिंग नहीं आएगा, ये मैं बोल मेरे रहा हूँ। जो रसगुल्ला 10 दिन पहले खाया था, 10 दिन बाद मैं भी तो वो नहीं रहा। काल बदला, स्थान तो क्या, बदला, बदला, शरीर में तो तो क्या फर्क परिवर्तन। पड़ता है? तो क्या वही फर्क फर्क, पड़ता है? आप वही फर्क आप है बात जो को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? आचार्य जी, बात को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? मैं केवल ये बोल रहा था कि ब्रेन का प्रॉपर्टी होता है माइंडिंग करना, थिंकिंग करना। सोल का प्रॉपर्टी होता है एक्सपीरियंस करना। रसगुल्ला जो खाया उसके बारे में जो थिंकिंग हुआ माइंड में हुआ, उस माइंड, हाँ, वो जो कुछ भी थिंकिंग हुआ, जो कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ, वो आपके ब्रेन में स्टोर हो गया 10 दिन पहले।
उस चीज को आप आज याद कर सकते हो और थोड़ा बहुत मिठास हो सकता है, अनुभव हो जाए। 10 दिन पहले चलो वाली घटना फिर से अनुभव हो जाए कि अच्छा मीठा लगा था यार, बहुत मजा आया था उस पार्टी में, थोड़ा सा नहीं, अनुभव हो जाए। लेकिन रियल एक्सपीरियंस तो तभी होगा जब आप फिर से मिठाई खाएंगे, फिर से उस चीज को करेंगे, तभी अनुभव होगा। जी। रियल एक्सपीरियंस वो ही हो रहा है जो हमने वहां से देख करके लिया। एक बार जो क्रिया घटित हो गई, उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, दोबारा उसकी पुख्ता, उसको पूरा, क्या वो ऐसा ही था इसलिए हम उसको हासिल कर सकते हैं। अब 10 बार मैंने रसगुल्ला खा के ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो अब दोबारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़ी खाना है। जब मैं उसकी पुष्टि कर चुका हूं कि रसगुल्ला ऐसा होता है, तो अब जो मैं खाऊंगा वो अलग तरीके से खाऊंगा, ज्ञान के लिए नहीं खाऊंगा। वो हो सकता है पेट भरने के लिए खाऊं, हो हाँ सकता, हाँ, तो वो बात अलग होगी ना भाई। तो हाँ। विचार से पेट थोड़ी भरता ज्ञान। है। आप ध्यान अवस्था में जाओगे जी। और कहोगे कि मैं विचार शून्य हो गया, ये बात असंभव है। विचार शून्य नहीं होता, विचार सुख का रहता है, जिसमें आप ज्यादा देर तक आराम से बैठे रहते हो, उसको आप विचार ही कहो, विचार शून्य मत कहो, ये शब्द गलत हो जाता है। जो सुख का, सुख आचार्य की, जी, वो विचार ही है। आचार्य जी। जी, एक हाँ जी। कहावत, आचार्य जी आपने एक कहावत सुना होगा, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। तो मैं हम्म। अपने ब्रेन को भी टेस्ट कराने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, साइंस हमारा क्या ईजी होता है ना, इंसेफ्लोग्राफ समथिंग, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो कि मैं विचार शून्य हो पाता हूँ या नहीं हो पाता हूँ। तो मालूम हो जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब वही ना, फाइनल उपाय वही है, क्योंकि 1 घंटे से हम उसी बात पे अटके हुए हैं कि नहीं, आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, रियल नहीं हो सकता। तो रियल आप एक्सपीरियंस को बताने के लिए तो वही उपाय है। आपने टेस्ट कराया था? मैंने टेस्ट नहीं कराया है, लेकिन आप चाहिए तो करा सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं महसूस हुई तो मैं नहीं कराया। मैं आपसे मैं क्यों मांग रहा हूँ, टेस्ट कराने जाऊं भाई? क्योंकि मुझे बताने के लिए कौन कराएगा टेस्ट? जब आप अपनी बात को मुझे बताओगे तो टेस्ट कौन कराएगा? आप बताओ, मैं कराऊंगा? आप ही तो कराओगे भाई। नहीं आपको जरूर, बात का नहीं अब आपको जरूरत है ना, आपको जरूरत है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं झूठ नहीं, बोल रहा हूं तो सच साबित करने के लिए आपको आपको करना पड़ेगा ना। मैं क्यों इतना इंटरेस्ट लूं कि नहीं भाई कोई आचार्य हैं उनको मुझे प्रमाणित करना है। नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको ऐसा अपना सर्टिफिकेट देने के लिए। आपको चाहिए, उसका खर्चा होगा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, कोई वहां, तो वो सब विधान, तामझाम मैं क्यों करूं? आपको जरूरत है आप कीजिए, मेरी लेकिन बात मैं सुनो। रेडी हूं कराने के लिए। जी। रिसर्च करता है, प्रमाण वो ही इकट्ठे करता है। दूसरी बात, आपने कहा कि मैं कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा मैंने कहा ही नहीं। मैंने ये कहा कि आप एक चीज को भूल रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। अब 5वीं क्लास में जो बच्चा जैसी भाषा बोलेगा, उससे ये थोड़ी कहेंगे आप झूठ बोल रहे हो। जितना जानते हैं उतना ही बोला जा रहा है, तो उसको सच में ही कहेंगे। मिथ्या वृत्ति कह सकते हैं, विप्राय वृत्ति। अब फिर आप ये कहोगे पता नहीं। लेकिन ले, सुनो बात, लेकिन आपने, आचार्य जी आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, आप इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि आदमी विचार शून्य हो सकता है, थॉटलेस हो सकता है। मैं क्या करूं? नहीं, उसके लिए आप प्रमाण कहाँ दे रहे हो? आप तो अपनी बात कह रहे हो। आपकी बात मान लूं? आप बताओ। क्या आपकी बात मैं मान लूं? मानो मत ना। मैं देखो, मैं ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बता रहा हूं, और मैं बोल रहा ऐसा हूं कि मैं इस स्टेट में रहता हूं, जाता हूं। तो अब क्या सिर्फ, प्रमाण दूं आपको? आपको भागवत गीता के आधार पे एक्सप्लेन करूं इस चीज को, या वेदांत के हम, आधार पे एक्सप्लेन करूं, तो आप सहमत हो जाएंगे? क्योंकि वेदांत हाँ, में तो इस तरह के शब्द यूज है ना, आप अध्यात्म में जाके देखो, उसमें नो माइंड स्टेट, साक्षी भाव की अवस्था, ये सब शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप किसी भी प्रमाणिक शास्त्र को, जो वेदों से तुल्य होता हो, उसके समरूप अपना ज्ञान रखता हो, उसकी बात को, उस ऋषि की बात को हम स्वीकार कर लेंगे, और उसी को सभी स्वीकार करते हैं। ये जो आपने चार्ट बनाया है वो आपकी मेहनत है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन इस तरह के चार्ट मैं भी तो बना बना के तैयार कर दूंगा। क्या आप मेरी बात को मान लोगे? नहीं मानोगे। मानो तो बताओ, अभी कर देता हूँ तैयार बैठे बैठे ही। ये रहा पेन, कॉपी भी यहीं पड़ी है, सारा तैयार कर दूंगा। ऐसे नहीं माना जाता, प्रमाण दिया जाता है। या फिर आप एक मेडिटेशन की कक्षा ले लो, उसमें 15 व्यक्ति होंगे, और अगर 15 के 15 में से एक भी आपकी इस बात से संतुष्ट हो जाए कि मैं विचार शून्य हो गया, तो फिर हम भी मानेंगे। आपसे भिन्न कौन है जो आपके अनुसार मेडिटेशन करे और आप उसको कर दो? बिना विचार के मूर्छित होता है आदमी, होशो हवास में नहीं रहता। ये प्रमाण है।
मैं थोड़ी कह रहा हूं इस बात को, मैं तो विचार शून्य हो नहीं पाया, आप हो रहे हो, तो इसका मतलब आप सुख को ही विचार कह रहे हो। बाकी आप बिल्कुल भी फील ना करें, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, लेकिन जो भी आप फैसला करेंगे हमारी और आपकी बातों से, ये पब्लिक है, सबके पास ब्रेन है, आपके पास भी मेरे पास भी, इनको जैसा लगेगा, कुछ आपकी तरफ रहेंगे, कुछ मेरी तरफ रहेंगे, हर कोई रिसर्च करेगा, सोचेगा और आगे बढ़ेगा। आपके इस सत्र का मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा। और मेरी यदि कोई ऐसी बात रही हो, वैसे मैं करता नहीं हूँ ऐसी बात, जिस वजह से आप थोड़ा उत्तेजित हो रहे थे, ऐसा आप मत होएँ, क्योंकि ऐसी उत्तेजना भरी बात करने का भी अभिप्राय नहीं होता। आप और मैं दोनों मित्र हैं और जो भी हमारी कक्षा में हैं, वो भी हमारी तरह मित्रता की भावना से हैं। तो आगे भी आप ऐसी थॉट हमारे लिए लेके आएँ, ताकि हर कोई अपने विचारों से अपना निर्माण कर सके। इसमें विरोध की कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो मैंने बताई हैं, आप उसके बारे में सोचें, जो आपने बताई हैं, मैं उनके बारे में ज़रूर सोचूँगा। ठीक है जी? आपको जी जी सादर जी सभी जी जी। दर्शक मेरा नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार।